बैक टू डीएस क्लासेस में आप सभी डियर स्टूडेंट का स्वागत है। तो कैसी है बच्चा पार्टी। आज की वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं आप सभी के जो पेपर आपका इंग्लिश का होने वाला है उस टॉपिक पर, प्रैक्टिस पेपर सेट ए, जो कि सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पेपर में इसका जो है 80% आता है। तो 80% बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आप सभी के लिए। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट बच्चों दिया हुआ है आपका सेक्शन ए में दिया गया है पहले तो पैसेज, जो कि 10 नंबर का रहता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे फर्स्ट लाइन में लिखा है कि एज वी असर इन द न्यू ईयर, जैसे हम नए साल में प्रवेश करते हैं, द ट्रेडिशन ऑफ मेकिंग रिसोल्यूशन रिकाइंडलेस। देखिए बच्चों, इसमें बोला गया है कि जो फिर से नए संकल्प लेने की परंपरा है वो स्टार्ट हो जाती है। हाउएवर द एरडर विथ विच वी एम्बार्क ऑन दिस जर्नी ऑफन डिसिपेट स्विफ्टली। तो बोला गया है कि हालांकि जिस ललक के साथ हम इस जर्नी में मतलब इस जर्नी को प्रारंभ करते हैं, उसी जर्नी के साथ अक्सर देखा जाता है कि हम क्या हो जाते हैं, डिसिपेट्स हो जाते हैं, मतलब जल्दी उसको नष्ट कर देते हैं। लीविंग अस परप्लेक्स्ड बिकॉज ऑफ आवर इन एबिलिटी टू सस्टेंस द विनिंग स्पिरिट। देखिए विजय की भावना को कायम रखने के लिए क्या करते हैं, कई बार हम जो है छोड़ने की भावना को प्रकट कर लेते हैं हमारे मन में, और जो है कि हम जैसे हम सोचते हैं कि यार हम इसमें इनएबल हैं। इनएबल से मतलब हम इस चीज़ में क्या है, इस चीज़ में हम मतलब सक्षम नहीं है, तो हम उसमें भ्रमित हो जाते हैं कि इसको छोड़ दें क्या। द क्रक्स ऑफ दिस डिलेमा लाई इन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियरल डायनेमिक बिटवीन द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फेज। देखिए यहाँ पर आगे बोला गया है कि जो मूल होता है किसका, दुविधाओं का, डिलेमा लाइज मतलब दुविधाएं होती हैं, जो चीज़ों का जिस चीज़ों में हम फंस जाते हैं वो चीज़ें क्या होती है। एक तो आपका होता है बिहेवियरल डायनामिक, और आपका क्या होता है इसके बाद बिटवीन, मतलब जो है हमारा व्यवहारिक गतिशीलता जो होती है वो योजना और निष्पादन के बीच में जो है फंस जाती है, मतलब विचार करने लगती है। टू इनएबल a protective and pragmatic approach while deciding upon a positive affirmation to experience the eureka moment। तो यूरेका मूवमेंट को अनुभव करने के लिए, यूरेका मूवमेंट मतलब वो लोग हो सकता है आपको क्वेश्चन में भी दें कि यूरेका मूवमेंट मतलब क्या होता है। तो यूरेका मतलब एक गणितज्ञ जो द्वारा जो बोला गया शब्द है, तो उसमें वो अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, जो वो एकदम से खुशी मिलती है और वो बोलते हैं कि हाँ मुझे मिल गया। ठीक है, तो उनके द्वारा ये बोला गया था। ये शब्द एक ग्रीक का है, तो वो ऐसे क्वेश्चन डाल सकते हैं कि ये जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है ना। और दूसरा चीज़ क्या डाल सकते हैं कि यूरेका का वर्ड मीनिंग बताइए। ठीक है, तो इसका मतलब जब हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी में ये निकलता है कि हाँ मुझे मिल गया, तो उसे यूरेका मूवमेंट करते हैं। तो उस मूवमेंट को हमें अनुभव करने के लिए जो क्या होता है, प्रोटेक्टिव एंड प्रैग्मेटिक अप्रोच में, मतलब हमारी जो है जब हम किसी सक्रिय दृष्टिकोण पर पहुंचना चाहते हैं, सक्रिय पुष्टि करना चाहते हैं। पॉजिटिव अफर्मेशन मतलब होता है किसी एक पॉजिटिव साइड पर पहुंचना। तो हम दो चीज़ों में उलझ कर रह जाते हैं, एक तो सक्रियता में मतलब उस चीज़ के निचोड़ में, और दूसरी चीज़ क्या, हम उसके व्यवहारिक दृष्टिकोण में। इन दोनों चीज़ में जो है हम फंस कर रह जाते हैं जब हमें मतलब यूरेका मूवमेंट को अनुभव करना रहता है तब। क्योंकि हम एक पॉजिटिव साइड पर जाने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने आप से लड़ना पड़ता है। एट द कोर ऑफ नंबरस ऑब्स्टिकल लैक ऑफ विल पावर एमर्जेस एज द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि हजारों की संख्या में जो हमारे सामने बाधाएं आती हैं, मुश्किलें आती हैं, उसमें लैक ऑफ विल पावर मतलब कि आपकी इच्छा शक्ति की कमी ही सबसे ज़्यादा उभर के आती है। हमें एक इच्छा शक्ति अगर हमारी कम हो तो हमें वही चीज़ की कमी खलती है। ठीक है, यहाँ पर आगे बोला गया है दैट कैन आइदर प्रॉपर अस टू सक्सेस और लीव अस फ्लॉडरिंग इन डिफीट। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि या तो वो हमें क्या करेगी, जो हमें हमारी इच्छा शक्ति होती है वो हमें क्या करेगी, या तो हमें वो सक्सेस दिलाने में काम करेगी, या फिर हमें जो है डिफीट को मतलब कि हमारी हार को जो हम लड़खड़ाते हुए स्वीकारते उसे छोड़ने में हमारी सहायता करेगी। मतलब हम जब उस चीज़ के लिए मजबूत हो जाएंगे कि हमें इस चीज़ में असफलता मिली, तो हम उस चीज़ को मतलब पूरे 100% से हम उसे एक्सेप्ट करने की हिम्मत देती है, जो होती है हमारी विल पावर। ठीक है, द छंद योग उपनिषद एम्फेसिस द कॉन्सेप्ट ऑफ विल पावर ड्यूरिंग सनत कुमार
कुमार्स डायलॉग विथ नारद। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जब छंद योग पढ़ा है आपने, एक उपनिषद है, उसमें जब सनातन कुमार का संवाद किससे चलता है, नारद जी से चलता है, तो वो भी विल पावर पे क्या करते हैं, आपका एम्फेस करते हैं, मतलब कि इच्छा शक्ति पर ही जोर डालते हैं, इच्छा शक्ति के कॉन्सेप्ट को ही ज़्यादा गहराई से समझाते हैं। इन द भगवद गीता कृष्णा इन विश्व रूप दर्शन योग अर्जुन टू हार्नेस विल पावर टू कैर हिज फोर्स। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि भगवत गीता में जो कृष्ण होते हैं वो अपने विश्व रूप दर्शन योग में जब क्या कहते हैं, अर्जुन को उसको बताते हैं कि जो तुम्हारी इच्छा शक्ति है ना, वही तुम्हारा कवच है, इच्छा शक्ति तुम्हारा कवच है तुम्हारे जो दुश्मन है उनसे लड़ने के लिए। ठीक है, यहाँ पर फोर्स का मतलब थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिएगा कि हो सकता है वो आपसे फोर्स का अपोजिट पूछ सकते हैं, और फोर्स का क्या पूछ सकते हैं, और इसका वर्ड मीनिंग क्या होता है। तो फोर्स मतलब होता है दुश्मन, मतलब एनिमी डालेंगे वो, और दूसरी चीज़ इसका अपोजिट क्या होगा, मतलब फ्रेंड भी इसका अपोजिट हो सकता है। ठीक है, तो दो चीज़ पर बड़े ध्यान दीजिएगा। फ्रॉम अ न्यूरोसाइंटिफिक लेंस मतलब कि किसके दृष्टिकोण से, आपकी तंत्रिका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या होता है, विल पावर इज अ स्किल ऑन थ्रू कॉन्शियस एफर्ट्स। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि सक्रिय चीज़ों के माध्यम से, सक्रिय एफर्ट से क्या बताया गया है कि जो विल पावर है उसे एक कौशल बताया गया है जो आपके हर एक चीज़ में काम देगा। कौशल मतलब समझते हैं जो स्किल्स होती है करने की, जैसे हम बोलते हैं कि हमें ड्राइंग बनाने की स्किल्स है, ठीक है, तो ये सारी स्किल्स होती है। तो विल पावर को भी एक कौशल ही बताया गया है तंत्रिका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है प्रैक्टिस सच एज अ पॉजिटिव सेल्फ टॉक मेडिटेशन माइंडफुलनेस एंड प्रेयर। तीन चीज़ों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले तो क्या, आपका खुद से पॉजिटिव बातें करना। पॉजिटिव मतलब आप समझ रहे हैं इस चीज़ को कि सक्रियता से बात करना, सकारात्मक बातें करना। ठीक है, पॉजिटिव बातें करना। इसके बाद मेडिटेशन मतलब होता है ध्यान लगाना। माइंडफुलनेस एंड प्रेयर प्रार्थना करना। कैन स्कल्प द न्यूरल मैग्नेज्म क्रूशियल फॉर रॉबस्ट विल पावर। देखिए बताया गया है कि ये तीनों चारों चीज़ें जो है आपको क्या करेगी, जो आपकी इच्छा शक्ति है इसमें नए तंत्रिकाओं के रूप में उभर के आएगी। जो तुम्हारी विल पावर इच्छा शक्ति होगी वो। सो लेट अस मतलब नई नई तंत्रिकाओं का जन्म देगी तुम्हारी इच्छा शक्ति। सो लेट अस इंश्योर दैट डेमोनिक फोर्सेस विद इन डू नॉट सबजेस्ट आवर विल पावर इंस्टीड। देखिए बताया गया है कि तो चलिए इंश्योर करते हैं, क्या करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि हमारे शरीर में, हमारे जीवन में किसका शासन चले, हमारे जीवन में राक्षसीय शासन की जंग है। मतलब राक्षसीय जो हमारी पावर होती है, तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए, हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे शरीर में राक्षसीय शक्ति का शासन चलने की बजाय इंस्टीड लेट द डिवाइन फोर्सेस गवर्न आवर लाइफ। तो हमें क्या करना चाहिए, बजाय इसके कि हमारे अंदर दैत्य शक्ति का शासन चले, हमें क्या करना चाहिए, हमारे अंदर दैविक चीज़ों को लाना चाहिए। दैविक चीज़ें मतलब पॉजिटिव वेव्स। ठीक है, तो हमें ऐसा सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे अंदर जो है पॉजिटिवता का शासन चले, मतलब कि आपका डिवाइन पावर का दैत्य जगह पर दैविक शक्तियों का शासन चले। एज एक्सपाउंडेड इन द भगवत गीता चैप्टर ऑन द योग ऑफ डिवाइन एंड ऑफ डिवीजन ऑफ डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि भगवत गीता के अध्याय में भी जो आपका डिवाइन और डेमोनिक नेचर मतलब कि दैविक और दैत्य नेचर के बीच में, दैत्य और दैविक व्यवहार के बीच में जो है आपका डिवीज़न किया है, अलग अलग अंतर बताया है। मे द न्यू ईयर herald a soulful beginning where the resources of willpower echoes in our every endeavor as a spirit ignites the spark willpower fans the flame। देखिए यहाँ पर बताया गया है, तो ये सुनिश्चित करते हैं कि जो हमारी आत्मा होगी वो क्या होगी, कि इस नए साल में हमें क्या करना चाहिए, हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए, एक बहुत आशा भरी शुरुआत करनी चाहिए, सोलफुल बिगनिंग करनी चाहिए, और हमारी जो आत्मा होगी वो चिंगारी होगी और हमारी इच्छा शक्ति उसको क्या करेगी, लो देगी। विल पावर इक्वल्स इन our every endeavor as spirit ignites the spark will power fans the flame। तो यहाँ पर वही बात बोली गई, हमारी आत्मा होगी वो क्या होगी, हमारी चिंगारी होगी और हमारी
चिंगारी को हवा कौन देगा या लो कौन देगा? हमारी इच्छा शक्ति। ठीक है, तो यहीं से ये पैसेज खत्म होता है। हम आप इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं जो कि 10 नंबर के हैं, इसीलिए मैंने इस पैसेज को बड़े ध्यान से पढ़ाया है, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट पेपर में है, तो आप समझ रहे हैं क्यों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट देखिए, व्हाट इज द सेंट्रल चैलेंज डिस्कस इन द पैसेज रिगार्डिंग न्यूअर सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर फर्स्ट में ही हमने बात करी थी कि नई शुरुआत करने के लिए, नया संकल्प लेने के लिए, नई प्रारंभ करने के लिए किसका मतलब क्या चैलेंजेस चीज़ें हैं, क्या चुनौतियां हैं हमारे सामने? लैक ऑफ प्लानिंग की, या फिर इनएबिलिटी टू सस्टेंस द विनिंग स्पिरिट, या फिर परप्लेक्सिटी इन डिसीजन मेकिंग, या फिर इग्नोरिंग पॉजिटिव अफर्मेशन। बताइए। तो इसमें जो है आंसर होगा आपका बी वाला, इनएबिलिटी टू सस्टेंस द विनिंग स्पिरिट। मतलब हमारी जो असक्षमताएं हैं, मतलब जो हम इनएबल हैं, किसी भी चीज़ को करने में असमर्थ हैं, वो हमें क्या करती है? विजय की भावना को बनाए रखने में जो है कमी महसूस कराती है। तो फर्स्ट में ये चीज़ दी गई थी आपको। सेकंड वाला देखिए, ये अकॉर्डिंग टू छंद योग उपनिषद, छंदा योग उपनिषद क्या बताया गया है? व्हाट अ कॉन्सेप्ट इज एम्फेसिंग ड्यूरिंग सनातन कुमार्स डायलॉग विथ नारद। देखिए कौन सा कॉन्सेप्ट पर जोर दिया था जब सनत कुमार का संवाद नारद जी से चल रहा था? तो क्या माइंडफुलनेस पर जोर दिया था उन्होंने, या फिर पॉजिटिव अफर्मेशन पे, या फिर विल पावर पर, या प्लानिंग पर? तो आप ज़रा बीच की लाइन में देखना, क्योंकि मैंने आपको छंदा योग उपनिषद के अकॉर्डिंग ही बताया था कि उन्होंने किस पर जोर दिया था? विल पावर पे। किस पे दिया था? विल पावर पर। यहाँ पर अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर बड़े आराम से लिखा है। कहाँ पर? देखिए देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ विल पावर, एम्फेसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ विल पावर। ठीक है, तो आंसर आपका यही रहेगा। थर्ड वाला देखिए बच्चों, थर्ड वाला क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू द न्यूरो साइंटिफिक परस्पेक्टिव हाउ इज विल पावर डिस्क्राइब इन द पैसेज। मतलब कि तंत्रिका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, उनके पर्सपेक्टिव से क्या बताया गया है, किस शब्दों में डिस्क्राइब किया गया है? तो यहाँ पर बताया गया है, आपको बताना है किसके अकॉर्डिंग? न्यूरो साइंटिफिक के दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग बताना है कि जो विल पावर है उनने क्या बताया है विल पावर को। क्या उनने इनवर्ट ट्रेड बताया है, या फिर जेनेटिक बताया है, या फिर स्किल बताई है, या फिर ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स बताया? तो उन्होंने क्या बताया बच्चों? स्किल ऑन थ्रू कॉन्शियस एफर्ट्स। ठीक है, यही बात हुई थी। आप लास्ट के जो पैराग्राफ है, लास्ट की जो लाइन है उसमें देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस इज मेंशन एज अ मीन्स टू स्कल्प द न्यूरल मैग्नेज्म क्यूरिसियल फॉर रोबस्ट विल पावर। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो विल पावर है, नहीं जो प्रैक्टिस है, सॉरी, फॉलोइंग प्रैक्टिस, मतलब जो इसमें प्रैक्टिस बताई गई थी कि हम जो है नई नई तंत्रिकाओं को एज अ इच्छा शक्ति के रूप में कैसे प्रज्वलित कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो क्या बताया था? क्या नेगेटिव सेल्फ टॉक बताई थी, या फिर क्या बताया था? डाई ड्रीमिंग बताई थी, या फिर माइंडफुलनेस बताया था, या फिर प्रोक्रेस्टिनेशन बताया था? चलिए तो अपन एक बार रीचेक कर लेते हैं। वैसे तो आंसर सभी को पता है, लेकिन क्या होता है एक बार अपन चेक कर लेते हैं तो आपके माइंड में जो है सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। देखिए, प्रैक्टिस सच एज अ पॉजिटिव सेल्फ टॉक, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, प्रेयर। 4 चीज़ें बताई थी हमने, खुद से बातें करना, पॉजिटिव, दूसरी मेडिटेशन, माइंडफुलनेस एंड प्रेयर। यही चारों चीज़ें बताई थी ना। तो आप बताइए इन चारों में से एक भी चीज़ वहाँ पर लिखी है क्या? हाँ लिखी होगी, जब तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर लिखा है माइंडफुलनेस। क्या लिखा है बच्चों? माइंडफुलनेस। तो आंसर यही होगा। ठीक है, चलिए फिफ्थ वाला देखते हैं अपन। What does the Bhagavad Gita chapter on the yoga of the division of divine and demonic nature emphasizing regarding will power? देखिए बताया गया है कि विल पावर, वो भगवत गीता के जो चैप्टर है जिसमें बताया गया है दैवीय और दैत्य शक्तियों के बीच में अंतर, उसमें जो है नेचर ने किस चीज़ पर एम्फेस किया है? इग्नोरिंग विल पावर, या फिर लेटिंग डेमोनिक फोर्सेस गवर्न, या फिर लेटिंग डिविन फोर्स गिवन, या फिर मिनिमाइजिंग द रोल ऑफ विल पावर। देखिए यहाँ पर आंसर होगा ये, क्योंकि जब भगवत गीता के चैप्टर को बताया गया है तो उन्होंने एग्जैक्ट वर्ड में बोला था, लास्ट लाइनें पढ़ लीजिएगा आप लोग, उन्होंने बिल्कुल
क्लियरली बताया है कि हमारे शरीर पर किसका शासन होना चाहिए, दैविक शक्तियों का। किसका, दैविक शक्तियों का। यहाँ पर देखिए आप लोग, देखिए लेट द डिविन फोर्सेस गवर्न आवर लाइफ एज एक्सपाउंडेड इन द भगवत गीता चैप्टर। देखिए बताया गया है कि जैसे कि भगवत गीता में बताया है कि हमारे अंदर किसका शासन होना चाहिए, डिविन चीज़ों का। तो यहाँ पर कहीं लिखा है डिविन, देखिए यहाँ पर लिखा था लेट द डिविन फोर्स गवर्न, और यहाँ पर लिखा है आपका लेटिंग डिविन फोर्स गवर्न। तो आंसर आपका यही होगा कि हमें अपने अंदर किसकी शक्तियों का, मतलब दैविक शक्तियों का शासन चलाना चाहिए और चलना भी चाहिए, वरना हम दैत्य चीज़ों के बस में आ जाएंगे। व्हाट इज़ द सजेस्ट अप्रोच टू पॉजिटिव अफर्मेशन इन द पैसेज, मतलब कि यहाँ पर कौन से अप्रोच किया गया है किन चीज़ों को, कि हम सक्रिय सकारात्मक दृष्टिकोण रख सकें, पॉजिटिव अफर्मेशन रख सकें। तो अवॉइडिंग देम ऑल टुगेदर, या फिर अंडर टेकिंग देम विदाउट प्लानिंग, या फिर प्रोटेक्टिव एंड प्रेगामेटिक डिसीजन मेकिंग, या फिर डिपेंडिंग स्लोली ऑन विल पावर। देखिए यहाँ पर आपको वो दो अप्रोच बताने हैं जो कि पॉजिटिव अफर्मेशन के लिए, सक्रिय दृष्टि के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, और अप्रोच किए गए हैं। तो आंसर बच्चों आपका ये सी वाला है, क्योंकि आपको साफ शब्दों में यहाँ पर बताया था। कौन सा है, सी वाला आंसर है। क्यों है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको साफ शब्दों में बताया था कि टू एनेबल प्रोटेक्टिव एंड प्रेगमेटिक अप्रोच वाइल डिसाइडिंग अपॉन पॉजिटिव अफर्मेशन। यहाँ पर एनेबल से मतलब बच्चों सक्षम होना है, यहाँ पर आप इसका मतलब गलत ना समझे, ठीक है। तो यही इसका आंसर है कि प्रोटेक्टिव एंड प्रेगमेटिक अप्रोच वाइल डिसाइडिंग अपॉन अ पॉजिटिव अफर्मेशन। तो आंसर आपका यही होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे अपन लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आ गया है आपका। ये सजेस्ट वाला हो चुका है आपका कि क्या क्या सजेस्ट किया है। इसके बाद आपका कौन सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका तो बता दिया गया है कि कौन सा आंसर है इसका, प्रोटेक्टिव एंड प्रेगामेटिक डिसीजन मेकिंग। अब आप यहाँ पर 7th वाला देखिए, विच उपनिषद इज मेंशन इन कॉन्सेप्ट विद द कनेक्शन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ विल पावर इन द पैसेज। बताया है, इसमें पूछा गया है कि कौन से उपनिषद का कनेक्शन जो है विल पावर के कॉन्सेप्ट से है। तो क्या वेदांत उपनिषद, या फिर छंद योग, या फिर भगवत उपनिषद, या फिर उपनिषद ऑफ गीता। तो देखिए यहाँ पर छंद योग उपनिषद है, क्योंकि इसी में विल पावर के कॉन्सेप्ट को बताया गया है, ठीक है। तो आंसर आपका देखिए यहाँ पर 8th वाला देखिए आप लोग, व्हाट डज द पैसेज suggest in crucial for developing robust willpower from a neuroscientific perspective। यहाँ पर बताया गया है कि तंत्रिका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो है आपका नई तंत्रिकाओं को डेवलप करने के लिए जो विल पावर की ज़रूरत होती है, उसमें कौन से एफर्ट्स की ज़रूरत होती है। तो सक्रिय एफर्ट्स की, कॉन्शियस एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। 9th वाला देखिएगा बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या लिखा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिनोनिम ऑफ द वर्ड ऑब्स्टिकल। सिनोनिम ऑब्स्टिकल नहीं, देखिए यहाँ पर सिनोनिम तो है कि ऑब्स्टिकल का क्या समानार्थी क्या है, लेकिन यहाँ पर इज नॉट लिखा है। क्या लिखा है, इज नॉट लिखा है, मतलब कौन सा सिनोनिम नहीं है ये पूछा गया है। बहुत से बच्चे तो सिनोनिम पे टिक कर देते हैं, जो कि गलत होता है, क्योंकि आप सेंटेंस को केयरफुली पढ़ेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो इसका आंसर है आप सभी का बूस्ट, क्योंकि इन तीनों का मतलब होता है बाधाएं, रुकावटें, और बूस्ट मतलब होता है आगे बढ़ना, और ऑब्स्टिकल मतलब तो बाधाएं होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या है, बूस्ट। 10th वाला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाउन। नॉट अ बोला है, इसमें आपसे ये नहीं बोला है कि नाउन कौन सी है, नॉट अ नाउन मतलब इनमें से कौन सी नाउन नहीं है। तो इसका आंसर है इनएबिलिटी। देखिए सेकंड दिया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट ऑन इट, ऑल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल टू इट। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको पढ़ना है, फिर इसके बाद इसमें क्या करना है, नोट्स बनाने हैं और आपको टाइटल देना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द हैबिट ऑफ रीडिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिसोर्स ऑफ मैनकाइंड। यहाँ पर देखो बच्चों, बड़े साफ शब्दों में बोला गया है कि जो मानव संसाधन है उसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है या फिर खोज क्या है, आपकी रीडिंग मतलब पढ़ना। एंड वी इंजॉय रीडिंग बुक्स द बिलोंग टू अस मच मोर देन इट इफ दे आर बोर्ड। यहाँ पर देखो बहुत साफ शब्दों में बोला है कि हम
उन किताबों को ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं जो हमसे बिलोंग होती है, मतलब हमारी होती हैं। अगर वो किताबें किसी से हमने उधार ली है तो हमें उसको उतना पढ़ने में मज़ा नहीं आता जितना हमें अपनी खुद की बुकें पढ़ने में मज़ा आता है। अ बोरिड बुक इज़ लाइक अ गेस्ट इन द हाउस। बोरिड बुक की तुलना किससे करी है? घर में कभी कोई मेहमान आता है ना, उससे, कि वो कैसे होते हैं, उधार ली गई बुक वैसी ही होती हैं जैसे घर में आए हुए मेहमान। इट मस्ट बी ट्रीटेड विद द, यहाँ पर बोला गया है इट मस्ट बी ट्रीटेड द punctiliousness with certain, क्या बोला है, विथ सर्टेन कंसिडर फॉर्मेलिटी। तो यहाँ बोला गया है कि हमें उनको कैसे रखना चाहिए, हमें उन्हें फॉर्मेलिटी, औपचारिकता से रखना चाहिए, और हमें उनको ऐसे ट्रीट करना चाहिए जैसे, मतलब बहुत सावधानी से यूज़ करना चाहिए। यू मस्ट बी सी दैट इट सस्टेन्स नो डैमेज, इट मस्ट नॉट सफ़र वाइल अंडर द रूफ, या अंडर योर रूफ। देखिए बच्चों, यहाँ पर बोला गया है कि हमें बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें हमें ऐसे देखना चाहिए कि उनमें कोई डैमेज, उनमें कोई खराबी ना हुई हो। और हमें क्या करना चाहिए, हमें ये भी देखना चाहिए कि वो हमारे छत के नीचे हमारे अंडर में है, तो उसको कोई किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। यू कैन नॉट लीव इट केयरलेसली, उन्हें आप क्या है, बेपरवाह होकर नहीं छोड़ सकते, केयरलेस होकर कहीं भी नहीं रख सकते, क्योंकि आपको उनको देना पड़ता है। यू कैन नॉट मार्क इट, आप उस पर मार्क, कोई भी निशान नहीं लगा सकते। यू कैन नॉट टर्न डाउन द पेज, और उनके आप पेज भी मोड़ नहीं सकते। मोड़ डाउन मतलब क्या होता है, मोड़ना। अपन ऐसे कई बार पता है फोल्ड करके रख देते हैं, लेकिन हम उनको फोल्ड भी नहीं कर सकते। यू कैन नॉट यूज़ इट फैमिलियर, तुम उससे क्या है, घर के जैसे यूज़ नहीं कर सकते, जैसे तुम अपनी बुक को यूज़ करते हो ना, वैसे तुम उसको यूज़ नहीं कर सकते। बट योर ओन बुक बिलोंग टू नोट, यू ट्रीट दैम विद द affectionate intimacy, द, एक मिनट रुकिएगा, द, यहाँ पर लिखा है दैट इंटीमेसी दैट इन हेरिटेज फॉर्मेलिटी। तुम जो है अपनी किताबों को कैसे ट्रीट करोगे, लेकिन तुम्हारी जो खुद की बुक होगी, बट योर ओन बुक्स टू बिलोंग टू यू, जो बुक तुमसे बिलोंग करती है, जो बुक तुम्हारी होती है, तुम उनको कैसे ट्रीट करती हो, बहुत प्रेम से, बहुत स्नेह से, उनको तुम औपचारिकता वाला बिहेव नहीं करती। बुक आर फॉर यूज़ नॉट फॉर शो, यहाँ पर बोला है कि बुक दिखावे के लिए नहीं होती है, बुक यूज़ करने के लिए होती है। अ गुड रीज़न फॉर मेकिंग a good reason for marking favorite page in book is that this practice enable you to remember more easily the significant saying। देखिए यहाँ पर आप बोला गया है कि आप जो है अपनी पुस्तक पर जो मार्क करते हो, उनसे ये समझ में आता है कि ये पेज जो है आपका इम्पोर्टेंट है और आपको इनको फिर से रीड करना है, ठीक है। और यहाँ पर आगे बोला गया है आपका, अगर आप आगे देखेंगे, टू रिफ़र टू दैम क्विकली, हम उनको आराम से जो है फिर से रिमेंबर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। एवरीवन शुड कलेक्टिंग अ प्राइवेट लाइब्रेरी इन यूथ, यहाँ पर बोला है कि युवा अवस्था में ही हमें जो है हमारी प्राइवेट लाइब्रेरी होनी चाहिए, मतलब हमारी ऐसी लाइब्रेरी जिसमें हमने बहुत सारी बुकों को कलेक्ट करके रखा है, जिनको सिर्फ मतलब हम ही पढ़ सकते हैं। वन शुड हैव वंस ऑन बुक सेल्फ्स, और हमारा खुद का सेल्फ होना चाहिए बुक के लिए, मतलब ये सारी बुक हमारी, हम इनको कैसे भी रख सकते हैं, कैसे भी पढ़ सकते हैं। विच शुड नॉट हैव डोर्स, ग्लास, विंडोज और कीज, दे शुड बी फ्री एंड एसेबल टू द हैंड एज वेल एज टू द आई। देखिए यहाँ पर बड़ी अच्छी बात बोली गई है कि एक खुद का सेल्फ होना चाहिए जिसमें हमारी खुद की बुक हो, जिनको हमें छूने के लिए, जिसमें कोई डोर ना हो, कोई अलमारी ना हो, कोई कांच का ग्लास ना हो, कोई भी विंडो खिड़की ना हो, कोई ताला ना हो, कोई चाबी ना हो, और वो उतनी ही फ्री होनी चाहिए, जितनी हम उनमें हाथ लगा सकते हैं उतनी ही फ्री हमारी आँखों को देखने के लिए होनी चाहिए, मतलब जितना हम उन्हें देख सकते हैं उतना ही हम उन्हें छू सकते हैं, इसमें कोई की पाबंदी वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। बुक्स आर ऑफ द पीपल, वाई द पीपल, फॉर द पीपल। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि बुक जो है लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए ही है, ठीक है। लिटरेचर इज़ अ इमॉर्टल पार्ट ऑफ हिस्ट्री, यहाँ पर बोला गया है जो अध्ययन है या फिर जो हमारा साहित्य है वो एक हमारे इतिहास का अभिन्न ऐसा हिस्सा है जिसे हम क्या है, एक अमर भाग है। इट इज़ वेस्ट एंड
मोस्ट इंड्यूरिंग पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी, ये एक अभिन्न हिस्सा है हमारे व्यक्तित्व का जो हमें अच्छे से रहना खाना पीना हर एक चीज़ सिखाता है। तो आपने क्या सीखा, ये क्या है, इसका टाइटल क्या है बताइए, इसका टाइटल क्या है बताइए, बुक। यहाँ पर आप बड़े आराम से लिखेंगे बुक्स रीडिंग, यहाँ पर आप लिख देंगे बुक्स और रीडिंग, तो सही आंसर होगा आपका बुक्स एंड रीडिंग टाइटल में। ठीक है, अब आप इसके नोट्स कैसे बनाएंगे, देखिए आपको नोट्स तैयार करना है तो आप नोट्स कैसे लिखेंगे। नोट्स लिखने का तरीका बहुत ज़्यादा आसान है, बस आपको ध्यान से लिखना है कि नोट्स में कोई गड़बड़ी ना हो। देखिए आप फर्स्ट में अगर आप सिंपल सा लिखेंगे तो द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक लिख सकते हैं आप। द हैबिट ऑफ रीडिंग इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिसोर्स ऑफ मैनकाइंड, यहाँ पर नोट लिखकर आप लिखेगा नोट्स और फर्स्ट लिख दीजिएगा। ठीक है, सेकंड में आप लिख सकते हैं, अब आपको सब पॉइंट बना के लिखना है तो सब पॉइंट का भी तरीका यही है कि आप कोई एक टॉपिक लिख लीजिए, आपको ज़रूरी नहीं है कि उसका आप टाइटल दें, नहीं देना चाहते तो बिल्कुल मत दीजिए। आपने लिखा, जैसे मैं टाइटल दूंगी बोरेड बुक को, जो बोरेड बुक होती हैं आपकी, जो बोरेड बुक होती हैं आपकी, उनके लिए टाइटल क्या है, आपने बोरेड बुक करके लिखना, ऐसे लिखा, फिर बराबर करके आपने क्या लिखा, बोरेड बुक बराबर। अभी आप लिखना है फर्स्ट में, आप ऐसे करके लिख सकते हैं इसको। सेकंड पॉइंट है तो आप 2.1 करके लिखिए, जैसे सेकंड नोट लिख रहे हैं आप तो 2.1 करके लिखिए। ठीक है, आप 2.1 में क्या लिखेंगे, अ बोरेड बुक इज़ लाइक अ गेस्ट इन द हाउस। फर्स्ट आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लिया। आप सेकंड क्या लिखेंगे 2.2 में, 2.2 में आप लिखेंगे इट मस्ट बी ट्रीटेड विथ पंक्टिलियसनेस। यहाँ पर आपको यहाँ पर ये लिखना है। फिर तीसरा लिखना है यहाँ पर कि विथ साइट एंड कंसिडर्ड फॉर्मेलिटी, उनको हम कैसे यूज़ करते हैं, औपचारिकता वाला बिहेव उनके साथ करते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप ये लिखेंगे। ठीक है, विथ साइट एंड कंसिडर्ड फॉर्मेलिटी। ठीक है, अब यहाँ पर आप 2.4 में क्या लिखेंगे, 2.4 में आपको यहाँ से लिखना है यहाँ तक कि यू मस्ट बी सी दैट इट सस्टेन्स नो डैमेज, अपन को ध्यान रखना है कि उनमें कोई डैमेज ना हो। फिर 2.5 में लिखना बच्चों आप, इट मस्ट नॉट सफ़र वाइल अंडर योर रूफ। यहाँ पर आपको यहाँ पर 2.5 में ये लिखना है। इसके बाद भी आप इसमें जैसे 5 पॉइंट हो गए तो आप सोच रहे हैं कि इनफ है यार 5 पॉइंट, तो आप 5 पॉइंट लिख कर छोड़ दें। और भी पॉइंट इसके आगे बन सकते थे कि आप उसको कैसे कैसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, एंड अब यहाँ पर आपको तीसरे पॉइंट में क्या लिखना है वो भी सुन लीजिए। तीसरा पॉइंट करके लिखेंगे आप, यहाँ पर तीसरा पॉइंट का हेडिंग देना है आपको अवर बुक, या फिर 1 मिनट, अवर बुक लिखना सही नहीं होगा, यहाँ पर आप ऑन बुक लिखिए, क्योंकि लास्ट वाले पैराग्राफ में आपको यही बताना है कि ऑन बुक को आप कैसे यूज़ करते हैं। खुद की बुक को लिखना है ऑन बुक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप 3.1 करके लिखेंगे क्या, ऑन बुक लिख लिया आपने, आपकी खुद की बुक के लिए आप कैसे रहते हैं आपको बुरा भैया बताना है। तो आप 3.1 में क्या लिखेंगे, नीचे देखिए बच्चों बड़े ध्यान से कि यहाँ पर आप रुकिएगा 1 मिनट। यहाँ पर जब आप लास्ट में देखेंगे कि यू ट्रीट टू द इन्फेक्शियस इंस्टीम, यहीं से लिखना है आपको, सॉरी रुकिएगा 1 मिनट। देखिए यहाँ से यू कैन नॉट यूज़ इट फैमिलियर बट योर ओन बुक, आप ऑन बुक के बारे में लिख रहे हैं ना, तो आप लिखेंगे ओन बुक बिलोंग टू यू, यू ट्रीट देम विथ दैट इफेक्सिनेट मतलब होता है आप प्रेम से स्नेह से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो 3 पॉइंट में आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखिएगा, इंटीमेटली यहाँ तक भी लिख सकते हैं। और सेकंड में आप आप फर्स्ट में आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा, फिर आप लिख सकते हैं दैट एन इनहिलिएट्स फॉर्मेलिटी, फिर आप लिखेंगे थर्ड में कि बुक आर फॉर यूज़ नॉट फॉर शो। ठीक है, और यहाँ पर फिर 3.4 में लिखेंगे अ गुड रीज़न फॉर मेकिंग फेवरेट पेज इन द बुक। तो देखिए ये सारी चीज़ें आपको ऑन बुक में लिखनी है, जो पॉइंट बनाकर लिखेंगे। कुछ आप अपने पॉइंट भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने जो बताया वही लिखें, लेकिन अगर आप सब पॉइंट बना रहे हैं बच्चों तो ध्यान में रखते हुए बनाइए कि हर एक सब पॉइंट में आपको 4-4 लाइनें तो लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, और लास्ट में अगर आप ये वाला लाइन लिख दें कि बुक आर फॉर द पीपल, बाय द पीपल और एंड फॉर द पीपल, बुक लोगों की है, लोगों के द्वारा है, लोगों के लिए है, तो बहुत अच्छी लाइन है ये। 4 लाइन में आप 4th नोट्स में ये लिख दें। 5th नोट्स में आप लिटरेचर इज़ एन इमॉर्टल पार्ट ऑफ हिस्ट्री भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से आप बनाएंगे क्या नोट्स। और मैंने बताया कि आपको जो है टाइटल में क्या लिखना है, रीडिंग बुक, या फिर आप बुक फिर ऐसे डैश करके लिख सकते हैं। कैसे बताती हूँ,
आप कैसे लिख सकते हैं, डैश करके लिख सकते हैं। देखिए आप डैश करके कैसे लिख सकते हैं, बुक्स रीडिंग, आप लिखेंगे बुक्स रीडिंग, ठीक है। तो आप आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे का आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या देखेंगे आप लोग, सेक्शन बी में देखेंगे आप, सेक्शन बी में लिखा है राइटिंग, जिसमें आपको फर्स्ट में लिखना है एक आपको पोस्टर बनाना है, सोसाइटी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स। तो यहाँ पर मैं आपको पोस्टर बनाना सिखाती हूँ और इसके अथवे में बताया गया है कि आपको एक नोटिस तैयार करना है। आप स्कूल के क्या हैं, यू आर अ शांतनु कौशिक, हेड बॉय ऑफ योर स्कूल, योर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज बाल मेला। आपके स्कूल में जो है बाल मेला लगना है, तो आपको इसके लिए नोटिस देना है। तो यहाँ पर मैं आपको नोटिस की जगह पर पोस्टर बनाना सिखाती हूँ, पिक बनानी है, जो कि आपके अट्रैक्टिव पोस्टर की बहुत बड़ी निशानी होती है। दूसरी चीज़, आपको बड़े बड़े शब्दों में थोड़े से डार्क करके लिखिएगा और बड़े बड़े शब्दों में लिखिएगा कि डोंट बी क्रूअल टू एनिमल्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें लिखनी है, तो ये हमेशा ही लिखनी है इस पोस्टर में, और यहाँ पर आप ये चीज़ भी लिखना है तो बड़े सावधानी से लिखिएगा। लव देम, फीड देम, शेल्टर देम, मतलब ये होता है कि उनको प्यार करिए, उनको खाना खिलाइए और उनको आश्रय दीजिए, ठीक है। और देम मतलब होता है उनकी बात, हो रही किनकी बात बच्चों, एनिमल्स की बात। तो यहाँ पर आप बड़े अच्छे से लिखिएगा। आप कुछ इस टाइप से भी लिख सकते हैं, चलेगा। और पोस्टर हमेशा पैक होना चाहिए, ये नियम होता है पोस्टर का, नहीं तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे। फिर इसके बाद वी नीड देम मोर देन दे नीड अस, ये वाला टॉपिक आपको हमेशा लिखना है कि हमें जितनी उनकी ज़रूरत है ना, उससे ज़्यादा क्या है, जितनी ज़्यादा उनको हमारी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा हमें उनकी ज़रूरत है। वी नीड देम मोर देन दे नीड अस, उनसे ज़्यादा हमें उनकी ज़रूरत है, ये हमें उनको बताना है, ठीक है। सेव एनिमल सेव द अर्थ, ये वाला टॉपिक भी आप बड़े ब्लैक शब्दों में लिखें, बड़े डार्क बोल्ड करके लिखिएगा इसको। कम जॉइन अवर ट्रूएस्ट अगेंस्ट क्रूएलिटी टू एनिमल्स, तो ये आपको पूरा क्या दिया है, उसी में दिया है। और यहाँ पर आपको ये वाले जो चैप्टर हैं वो हमेशा लिखना है कि लव देम, फीड देम, शेल्टर देम। और ये वाला टॉपिक तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये वाले शब्द जो हैं आपको हमेशा क्वेश्चन में मिलेंगे, ठीक है। जिस क्वेश्चन को आपने पढ़ा होगा, अभी जस्ट हम लिख कर आ रहे हैं, तो ये वाला क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा कि डोंट बी क्रूअल टू एनिमल्स, सेव एनिमल्स, सेव द अर्थ। और ये वाला आपको स्टार, कुछ और भी यहाँ पर भी आप स्टार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि इनने जैसा लिखा है। ये फ्री के नंबर हैं, जितना ले सकें ले लीजिए, जिसको जितना अच्छा पोस्टर बनाना आता है और अच्छी बात है। इनको भी आप और डिज़ाइन करके लिख सकते हैं, इसको भी थोड़ा सा फ़ॉन्ट में चेंजेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरी नहीं है सेम टू सेम ये ही छापे। हाँ, बस ये चीज़ें लिखना ना भूलें कि लव देम, फीड देम, शेल्टर देम और वी नीड देम, हमें उनकी ज़रूरत है। मोर देन दे नीड अस, जितनी उनको हमारी ज़रूरत है उससे ज़्यादा हमें उनकी ज़रूरत है, ठीक है। सेव एनिमल सेव द अर्थ, और सेव वाटर सेव द अर्थ, ये वाला डायलॉग भी वाटर वाले में होता है। तो थोड़ा सा इसको तो याद ही कर लीजिएगा, आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ बदलनी है, दूसरा पोस्टर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने कर लिया ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, राइट अ लेटर टू कलेक्टर। आपको कलेक्टर को लिखनी है, जो क्या मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लिखनी है, किसके लिए, अबाउट द लैक ऑफ फैसिलिटी एंड मेल फंक्शनेशन ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया। आपको जो है आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है लैक ऑफ फैसिलिटी है, उसकी वजह से आपको कलेक्टर को लेटर लिखना है, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो इसके अथवे में सिंपल चीज़ दी है, क्या, इनफॉर्मल लेटर या फिर पर्सनल लेटर भी आप बोल सकते हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम एंड या हिज फैमिली अटेंड हिज फैमिली एंड अटेंड योर सिस्टर मैरिज। आपको सिस्टर मैरिज के लिए आपकी बहन की शादी है, तो आपको आपकी फ्रेंड को और अपनी मतलब जो उसकी फैमिली उसको इनवाइट करना है। तो मैंने इसमें आपको यही लिया है कि लैक ऑफ फैसिलिटी के लिए आपको लेटर लिखना है, तो इसमें आप फॉर्मल लेटर लिखिए, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर तो आप आराम से लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको एड्रेस डालना है, क्योंकि उसमें एड्रेस वगैरह कुछ नहीं दिया था। देखिए क्या दिया था उसमें कि राइट अ लेटर टू कलेक्टर, आपको कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट को लेटर लिखना है ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लैक ऑफ फैसिलिटी। आपको लैक ऑफ फैसिलिटी और मेल फंक्शनेशन ऑफ द गवर्नमेंट
हॉस्पिटल ऑफ एरिया के लिए लेटर लिखना है कि आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है लैक ऑफ फैसिलिटी है, मतलब तो इसीलिए आपको लिखना है। तो उसमें कोई एड्रेस दिया है बच्चों, नहीं दिया, तो आप अपने हिसाब से एड्रेस लिख दीजिए। फर्स्ट में अपन क्या एड्रेस लिखते हैं बताइए? फर्स्ट में अपन सेंडर का एड्रेस लिखते हैं, जिसको मतलब सॉरी जो आप, हाँ सेंडर का ही एड्रेस लिखते हैं, सॉरी मुझे लगा मैं इनफॉर्मल लेटर बताने लगी हूँ। तो आपका जो एड्रेस है आप फर्स्ट में वो लिख दीजिएगा। फिर आपको इसी टाइप से जो है डेट मेंशन करनी। कोई भी बच्चा होशियारी करके ये वाली डेट मेंशन ना करे, क्योंकि वो आपका गलत हो जाता है, ठीक है। आपको हमेशा इसी टाइप से फर्स्ट में आपको जो है तारीख लिखनी है, फिर इसके बाद जो मंथ है उसको आपको इसी टाइप से लिखना है, फिर इसके बाद आपको सन लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर फिर 2 लिखकर कॉमा लगाकर आप किसको लिख रहे हैं? जिला कलेक्टर को लिख रहे हैं, तो द कलेक्टर लिखेंगे। डिस्ट्रिक्ट उज्जैन आपको जिसकी भी लिखनी है आप वहाँ लिख सकते हैं, जिस एड्रेस को आपने याद किया है वो एड्रेस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको डेट डालनी है, फिर इसके बाद रिस्पेक्टेड सर मैडम जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में आप क्या लिखेंगे बच्चों? सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन अगेंस्ट, ये वाला टॉपिक आपको पूरा का पूरा किस में मिल जाएगा? आपके क्वेश्चन में मिल जाएगा कि यहाँ से अगर आप लिखेंगे ना यहाँ तक तो पूरा मिल जाएगा। ये अगेंस्ट करके लिखना है आपको। और सब्जेक्ट मैं बोलूँ ये इतना बड़ा सब्जेक्ट लिखा है, अगर आप थोड़ा और छोटा सब्जेक्ट लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा कि एन एप्लीकेशन। भले ही आप लेटर लिख रहे हैं लेकिन आपको एप्लीकेशन ही यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप आवेदन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? आवेदन, ठीक है। तो एन एप्लीकेशन अगेंस्ट लैक ऑफ फैसिलिटी मेल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आपको इतना जो है पूरा किस में प्रोवाइड है? क्वेश्चन में प्रोवाइड है, ठीक है। आगे देखते हैं आपको क्या लिखना है। आई वुड लाइक टू से अबाउट द लैक ऑफ फैसिलिटी मेल फंक्शनेशन ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल नियर महाकालेश्वर टेम्पल। देखिए आपने यहाँ पर बड़ी अच्छी बात कही है कि जो है मेरे हिसाब से तो आप यही एड्रेस डाल दें तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपके माइंड में कुछ और एड्रेस है तो आप वो लिख दें। MG मार्ग उज्जैन। आपको टोटल बताना है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप लैक ऑफ फैसिलिटी और मेल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बारे में बता रहे हैं, जो किसके पास है? महाकालेश्वर जो टेम्पल है ना उसके पास में है, MG मार्ग उज्जैन पर है। परहैप्स नोबडी हैज़ ड्रॉन योर अटेंशन टू दिस ड्रोज बैक of government hospital. There is a great problem of drinking water. Patient and his kith and kin wonder her and there for water. तो यहाँ पर बोला है आपको ऐसा बोलना है कि शायद कोई इस चीज़ पर आपको अटेंशन ना दे, मतलब कि शायद कोई ये चीज़ पर आपको गौर ना फरमाए, क्योंकि सभी बड़े लोगों से डरते। टू दीज ड्रोज बैक ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपको बताना पड़ेगा कि आखिर बॉडी ऑफ लेटर है क्या। देयर इज़ अ ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। पेशेंट एंड हिज किथ एंड किन वांडर हेयर एंड देयर फॉर वाटर। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर पानी की बहुत बड़ी समस्या है। जो पेशेंट हैं और उनके निकट संबंधी, यहाँ पर किथ एंड किन दिया है, इसकी जगह पर आप फ्रेंड्स या फिर आप क्या लिख सकते हैं? रिलेशंस, आप हाँ रिलेटिव्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किथ एंड किन मतलब होता है सगे संबंधी या फिर मित्र, ठीक है। वांडर कर रहे हैं हिदर एंड देयर, मतलब यहाँ और वहाँ, फॉर वाटर पानी के लिए। अनदर प्रॉब्लम इज दैट देयर आर फ्यू डॉक्टर एंड नर्स एंड पेशेंट आर मोर, सो डॉक्टर एंड नर्स कैन नॉट टुक आफ्टर प्रॉपरली टू द पेशेंट। यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर जो है दूसरी फर्स्ट प्रॉब्लम आपको बतानी है कि पानी की है, और दूसरी प्रॉब्लम आपको क्या बतानी है कि यहाँ पर जो है डॉक्टर और नर्स की कमी है। तो इसकी वजह से हमें जो है और डॉक्टर और नर्स चाहिए, क्योंकि कम पेशेंट बहुत ज़्यादा है, तो वो सभी को कैसे अच्छे से लुक आफ्टर प्रॉपरली टू द पेशेंट, वो पेशेंट को अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं। द ऑपरेशन थिएटर, एक्सरेस मशीन, यहाँ पर डायलिसिस मशीन, पैथोलॉजी आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। और आपको बताना है कि जो ऑपरेशन थिएटर है, एक्सरा मशीन है और डायलिसिस मशीन है, पैथोलॉजी मशीन है, जो है काम नहीं कर रही है। तीसरी देखो, फर्स्ट प्रॉब्लम आपने क्या बताई कि ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, सेकंड प्रॉब्लम क्या बताई कि नर्स और डॉक्टर की कमी है, तीसरी कमी क्या बताई आपने कि यहाँ पर जो है ऑपरेशन थिएटर, एक्सरा मशीन, डायलिसिस मशीन, पैथोलॉजी मशीन, जो मशीन है वो वर्क नहीं कर रही। सो द पीपल गो टू द प्राइवेट स्कूल and expenses lot of money in treatment.
तो बोला गया है कि जो मतलब लोग हैं, पेशेंट है, वो क्या है, प्राइवेट हॉस्पिटल जा रहे हों जहाँ पर मतलब एक्सपेंसेस खर्चा है, बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है उन लोगों का। हॉस्पिटल आर ऑल्सो डर्टी, जो हॉस्पिटल है वो बहुत गंदी है। देयर आर मैनी प्लेसेस हैप्स ऑफ गार्बेज एंड डर्टीनेस, यहाँ पर बताया कि बहुत सारे ऐसी मतलब जगहें हैं जो छोटे छोटे कोने हैं, वहाँ पर बहुत सारा कूड़ा कचरा और बहुत गंदगी फैल रही है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू, होप दैट यू विल टेक दिस मैटर सीरियसली एंड टेक एक्शन एज सून एज पॉसिबल। यहाँ पर बोला है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो है आप जितने जल्दी हो सके इस पर कोई सीरियस कार्रवाई करें, सीरियस एक्शन ले अगेंस्ट लैक ऑफ फैसिलिटी एंड मेल फंक्शनेशन। देखिए ये तो यहाँ पर रट लीजिए, मैं बोलूँगी किसी भी फॉर्मल लेटर में आ जाए। सो आई वुड रिक्वेस्ट टू होप दैट यू विल टेक द मैटर सीरियसली एंड टेक एज सून एज पॉसिबल। अगेंस्ट लिखकर यहाँ पर वो सब्जेक्ट लिखिएगा जो तुमने क्या किया है, मतलब जो लेटर की एप्लीकेशन है ना उसमें लिखा है, मतलब यहाँ पर जो आप लिख रहे हैं ना वो आप यहाँ पर लिख दीजिए हर एक फॉर्मल लेटर में, ठीक है। सो एक फॉर्मल लेटर कैसे बनाते हैं मैंने उस पर से वीडियो बना रखी है, उस पर एक बार तो चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि वो सभी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनको भी फॉर्मल लेटर याद नहीं हो रहा है और आप सोच रहे हैं कि हम क्या करेंगे, तो आप वो देख लीजिए। आप मतलब 4 नंबर का आता है तो आपको 3 नंबर तो आप अगर अच्छे से लिख देंगे ना तो आपको मिल जाएगा। फिर आपको थैंकिंग योर फेथफुली लिखिए, शिल्पी जो भी आपको लिखना है आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है आपको क्या नहीं दिया था, कोई भी ऐसा नाम वगैरह नहीं दिया था। और यहाँ पर फिर आपको आपका एड्रेस लिखना है। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिया है बच्चों कि लास्ट मंडे यू वेंट टू द हॉस्पिटल, मजा नहीं आ टू द हॉस्पिटल। फिर इसके बाद आपको बोला गया है कि टू सी योर फ्रेंड हु वाज एडमिटेड देयर यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट, प्रोड्यूस अ स्मॉल राइट अप ऑन अ विजिट टू हॉस्पिटल। आपको क्या है, एक राइट अप तैयार करना है जो कि 120 वर्ड्स का होगा, जिसमें आपको ये जो आपको छोटे छोटे क्या दिए इनपुट दिए, इनको आपको उसमें मिक्स करना है। तो कुल मिलाकर आपको एक पैराग्राफ या लिखना है, आप बोल सकते हैं। और इसके और में मतलब आपके अथवा में क्या दिया है बच्चों की, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ, आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन 120 वर्ड्स, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्री। आपको इसके अथवा में क्या लिखना है, मतलब यहाँ पर आपको 3-4 चीज़ें दी हैं कि एक तो आपको इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्री, या फिर आप यहाँ पर 4 आपको टॉपिक्स दिए हुए, उसमें से आप किसी भी टॉपिक पर से लिख सकते हैं। क्या दिया है, पावर ऑफ प्रेस इन डेमोक्रेसी, या फिर आप वुमेन एम्पावरमेंट, या फिर वैल्यू ऑफ गेम स्पोर्ट, सोशल मीडिया इट्स रूल इन स्टूडेंट लाइफ्स, ऑनलाइन एजुकेशन बून एंड और वैन। देखिए यहाँ पर आप ये वाला टॉपिक ले सकते हैं, वैल्यू और गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और ये पिछली 2022 के पेपर में देखने को मिला है, तो इसलिए मैंने ये लिखा है। बाकी और भी आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये आप लोग कर लीजिएगा, थोड़ा सा समझ लीजिएगा मैं बोलूँ तो, क्योंकि आपको 4 नंबर का है और 4 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, गेम्स आर नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन जस्ट एज अ बुक फ्रॉम पार्ट्स ऑफ एजुकेशन, गेम एंड स्पोर्ट्स ऑल्सो फॉर्म पार्ट्स ऑफ एजुकेशन। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो गेम्स है, मतलब जो खेलना कूदना है, वो भी एक बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन अध्ययन के लिए। जितनी ज़रूरी हमारी बुक है, जस्ट एज अ बुक, जिस तरीके से हमारे लिए बुक इम्पोर्टेंट है उसी तरीके से हमारे लिए गेम्स भी इम्पोर्टेंट है। बुक आगे बोला है कि बुक एनलाइटन द माइंड, गेम्स एंड रिफ्रेश द बॉडी। और ये क्या करती है, जिस तरीके से मतलब बुक्स होती हैं जो हम पढ़ते हैं, जो गेम्स होते हैं वो उसको क्या करते हैं, हमारे माइंड को फ्रेश करते हैं, गेम से हमारी बॉडी भी स्वस्थ रहती है। इन अ वर्ड, बुक्स एंड गेम्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। मतलब कि अगर हम बोलें एक शब्द में तो ये क्या है, दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब ये इसके लिए ज़रूरी है, इसके लिए ज़रूरी है। अगर एक ही एक चीज़ होती है तो हम बोर हो जाते हैं, ठीक है। फॉर स्टूडेंट बोथ आर एसेंशियली, एक्सेस ऑफ आइदर कैन बी हार्मफुल। देखिए यहाँ पर बोला है कि दोनों ही स्टूडेंट के लिए एसेंशियली है, ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और बोला है अगर एक हो, अगर हम सिर्फ एक चीज़ की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। फिर आपको बोलना है देयर इज़ एन ओल्ड सेइंग दैट अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। देखिए मतलब कि बुजुर्ग कहकर गए हैं कि
किसी बुजुर्ग ने क्या कहा है कि हमें हेल्दी माइंड के लिए मतलब स्वस्थ दिमाग के लिए हमें स्वस्थ बॉडी की आवश्यकता होती है। इट सिंपली मीन्स द बोथ गेम्स एंड बुक्स आर नेसेसरी। इसका मतलब ये होता है कि किताबें और खेलना कूदना दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुड हेल्थ इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर अ पर्सन, मतलब एक अच्छा स्वास्थ्य जो होता है पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। If a person is always engrossed in book, he is bound to be dull and listenless। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन जो है बुक में ही घुसा रहेगा, बुक में ही रहेगा, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे जो है वो डल पड़ता जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा भद्दा हो जाएगा और लिसनलेस हो जाएगा, मतलब वो किसी की भी नहीं सुनेगा, है ना। ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक ऑफ डल बॉय रीड्स एन ओल्ड saying। देखिए यहाँ पर बोला है कि देखिए मतलब कि ऑल वर्क एंड नो प्ले, मतलब सारा काम करना लेकिन खेलना नहीं, आदमी को कैसा, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को क्या है, डल बना देता है। रीड्स एंड ओल्ड सेइंग, देखिए पढ़ो इसे, जिसको किसने कहा गया है, बुजुर्गों द्वारा कहा गया है। लाइफ इज विदाउट चार्म इफ वन इज नॉट हेल्दी एंड गेम्स और स्पोर्ट्स गो अ लॉन्ग वे इन अ कीपिंग अ मैन हेल्दी एंड फिट। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जैसे ज़िंदगी बिना चमक, और अगर आप हेल्दी नहीं होते, इफ़ वन इज़ नॉट हेल्दी, मतलब ज़िंदगी में दोनों चीज़ें ज़रूरी है, बुक्स भी और गेम्स भी। अगर जो है आप हेल्दी नहीं होंगे तो क्या होगा, गेम्स और स्पोर्ट्स अ लॉन्ग वे इन कीपिंग अ मैन हेल्दी एंड फिट। अगर आप स्वस्थ नहीं होंगे तो जो है लाइफ में है चार्म नहीं रहेगा, आप में जो है चमक नहीं रहेगी। और अगर आप गेम और स्पोर्ट्स को लंबे समय तक खेलते रहेंगे, मतलब मेंटेन बनाते चलेंगे, तो क्या होगा, आपका शरीर जो है हेल्दी रहेगा और फिट रहेगा। गेम्स आर कंपलसरी इन स्कूल, गेम्स जो होता है कंपलसरी होता है, क्योंकि हर एक स्कूल में जो है 30 मिनट का या 50 मिनट का ब्रेक दिया जाता है, इसीलिए वन पीरियड इज़ रिजर्व्ड फॉर अ गेम। एक पीरियड हमेशा होता है, जिसको हम लंच की छुट्टी भी बोलते हैं, तो वो हमेशा किसके लिए रिजर्व होता है, गेम के लिए। देयर आर मैनी बेनिफिट दैट कम टू अस थ्रू गेम्स एंड स्पोर्ट्स। यहाँ पर बताया गया है कि बहुत सारे जो है बेनिफिट्स छुपे होते हैं, बहुत सारे जो है फ़ायदे छुपे होते हैं गेम्स और स्पोर्ट्स में। फर्स्टली दे कीप अस हेल्दी एंड इन गुड स्पिरिट। हमें क्या करते हैं, ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्दी रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं, और हमारे अंदर जो है आध्यात्मिक चीज़ों को लाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी स्पिरिट्स, भावनाओं को लेकर आते हैं। आफ्टर अ गेम वन फील्स रिफ्रेश्ड एंड रेडी फॉर अ वर्क ऑफ द डे। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि किसी भी गेम के खेलने के बाद क्या होता है, हमें ऐसा रिफ्रेश्ड महसूस होता है, मतलब कि हमें ताजगी का अनुभव होता है और हम दूसरे काम को करने के लिए तैयार होते हैं। गेम्स आर ऑल्सो डेवलप अ सेंस ऑफ फेलो फीलिंग एंड कमरडरशिप इन पीपल। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो गेम्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे अंदर सेंस को, ज्ञान को डेवलप करते हैं, जो कि पीपल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। टीम्स गेम्स आर स्पेशली हेल्पफुल इन दिस रिगार्ड। दे टीच अस स्पिरिट ऑफ फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ अ फेलो प्लेयर। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि टीम से खेलना स्पेशली बहुत अच्छा होता है रिगार्ड के लिए, क्योंकि ये हमें क्या करता है, इकट्ठा होने की भावना प्रदान करता है। टीम स्पिरिट से जब हम खेलते हैं तो हमारे अंदर जो है सबको एकजुट लेने की क्या होती है, स्पिरिट आ जाती है, हमारे अंदर भावना प्रज्वलित होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर आगे बोला गया है कि who happen to be our captain, however games must not be played with the spirit of एनमिनिटी। ये यहाँ पर बोला गया है, जब हम खेलते हैं तो क्या होता है, कैप्टन होता है, तो हमें जो है उसके ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है। तो इसमें हमें जो कैप्टन है, जो हमारे हेड है, उनको आदेश करने का पालन सिखाता है। कैसे भी आप बताइए, हालांकि गेम्स मस्ट नॉट बी प्लेड विद द स्पिरिट ऑफ एनिमिटी। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि कभी भी हमें खेल को कैसी भावना से नहीं खेलना चाहिए, शत्रुता की भावना से नहीं खेलना चाहिए। हाउएवर एक्सेसिव इंक्लूडेंस इन गेम इज़ बाउंड टू बी हार्मफुल। ज़्यादा खेलना भी हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। टू मच प्ले इज़ हार्मफुल टू हेल्थ एज वेल। ऑल्सो स्पेंडिंग टू मच टाइम टू प्ले फील्ड विल मीन्स लेस टाइम फॉर स्टडी टू स्टूडेंट टू स्टडी। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि ज़्यादा खेलना हमारे हेल्थ के लिए, हमारे
हमारी एक्सरसाइज के लिए हार्मफुल हो सकता है। ज़्यादा टाइम खेल के मैदान में बिताना का मतलब ये होता है कि हम पढ़ाई को कम टाइम दे रहे हैं, हमारे लिए जो है पढ़ाई के लिए कम टाइम बचेगा। सो देयर मस्ट बी राइट बैलेंस बिटवीन गेम एंड अदर एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे जीवन की और एक्टिविटी मतलब और क्रियाओं में और गेम में दोनों में तालमेल बिठाना, बैलेंस राइट होना बहुत आवश्यक है। मतलब दोनों के बीच में बराबर का बैलेंस होना चाहिए। तो यही बताया गया है। चलिए अब अपन सेक्शन सी देख लेते हैं कि उसमें ग्रामर दी गई है। तो क्या में ग्रामर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा आप लोग, फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5। इनमें से आपको 5 ब्लैंक्स भरने हैं। तो हम तो आपको पूरे ही बताएंगे क्योंकि हम इतना तो कर ही सकते हैं आप सभी के लिए जब आप हमारी वीडियो को इतनी देर देख रहे हैं। फर्स्ट लिखा है वर्क हार्ड लेस्ट यू। अब यहाँ पर बोला गया है कठिन परिश्रम करो, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो यहाँ पर विल राइट आंसर है। सेकंड देखिए, ही इज़ फॉन्ड, वो किसका फॉन्ड है, क्लासिकल म्यूजिक। उसको क्या है, क्लासिकल म्यूजिक जो है बहुत पसंद है। तो ही इज़ फॉन्ड ऑफ होता है, हमेशा हम कभी किसी चीज़ में एडिक्ट हो जाते हैं तो ऑफ आता है। थर्ड देखिए, कैन आई हैव कॉफ़ी। अब यहाँ पर क्या आएगा, कैन आई हैव सम कॉफ़ी। आप किसी के ऑफर को बोल रहे हैं कि मैं कुछ कॉफ़ी मतलब क्या मैं कॉफ़ी ले सकता हूँ, तो यहाँ पर सम आएगा। भले ही यहाँ पर आपका जो है इंटरोगेटिव है, बट ऐसा हमेशा सिर्फ इसी में है कि जब हम कोई चीज़ रेफ़र कर रहे हैं या प्रेफर कर रहे हैं, दोनों चीज़ में हमेशा क्या आता है, आपका सम आता है। ठीक है। फोर्थ वाला देखिए, आई ब्लैंक एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, हैवंट ईटन, डिडंट ईट या फिर डोंट ईट। तो देखिए यहाँ पर सिंस आया है, क्या आया है, सिंस आया कि मैंने जो है कुछ नहीं लिया है। ठीक है, ये आया। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे कि आई हैवेंट एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। देखिए आप यहाँ पर जो है, वैसे तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है कि यहाँ पर आना चाहिए क्या है, हैवेंट वीन ईटन, क्योंकि आपका यहाँ पर जो है सिंस है, सिंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज़ या हैव वीन करके होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हैव नॉट वीन इज़ राइट आंसर। अगर इसमें ऐसा और होता तो बहुत ज़्यादा सही होता, लेकिन इन दोनों के मुकाबले यही सही है। ठीक है, तो ये चीज़ में आप कन्फ्यूजन ना हो। बट यहाँ पर अगर आएगा तो कुछ ऐसा आएगा बच्चों की हैव वेंट, है ना, वीन आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, देखिए सिंस जो है कौन से टेंस में आता है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और उसमें वीन आना जायज़ है, लाजमी है। ठीक है, तो आप फिफ्थ वाला देखिएगा, हिज ब्रदर इज ब्लैंक आरजे, उसके जो भाई है वो क्या है, आरजे है। ये मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए आर कैसे लिखा है, ऐसे लिखा है, और आर का प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं बच्चों, हम ऐसे करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपका ए है। ए का प्रोनाउंसिएशन हम आर जो कर रहे हैं, तो हम उसको बोल कैसे रहे हैं, हम उसको बोल इस तरीके से रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन आर में कर रहे हैं, कैसे, ऐसे आर। तो ये क्या है आपका, ये भी आपका क्या है, ये जो है आपका ये भी हिंदी वॉवेल है, और हिंदी वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पर एन आएगा। सेवेंथ देखिए, थो ही वर्क हार्ड या फिर ही फेल्ड। देखिए यदि अगर वह कठिन परिश्रम करेगा तो वो क्या होगा, क्या हो जाएगा, अगर वह कठिन परिश्रम करेगा तो क्या होगा, वो फेल हो जाएगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। लेकिन यहाँ पर आएगा वट। देखिए यहाँ पर ऐसा सेंस निकल रहा है कि वह जो है, हालांकि उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन वह फेल। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा बच्चों, लिखा है डू एज डायरेक्टेड एनी 5। आपको इनमें से 5 करने हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट देखिएगा, फर्स्ट में लिखा है शी नोज मी, वो मुझे जानती है। अब इसको आपको चेंज द वॉइस करना है। ठीक है, चेंज द वॉइस का मतलब सिंपल यही है कि आपको इसको क्या करना है, ऐसा बोलना है कि मुझे उसके द्वारा जाना जाता है। तो अब इसको कैसे बोलेंगे, देखिए यहाँ पर मी लिखा है, मी जो है जो सब्जेक्ट होता है उसका ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, आई का जो है ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले मी को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सब्जेक्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो मी ही हमारा जो है सब्जेक्ट बन जाएगा, तो हम इसमें आई लिख देंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, देखिए ये था नोज मी लिखा था, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी थी। इट्स का मतलब ये है कि यहाँ पर एम आएगा, क्योंकि अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो इसको एक टेंस आगे लेकर जाते हैं। तो कौन सा टेंस आता है आपका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो आपने लिखा आई एम, फिर लिखा नो, नो की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, नॉन, है ना। फिर इसके बाद आपको बाय लिखना है, और बाय के बाद जो सी है, सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा।
तो ये कुछ इस तरीके से बन जाता है कि आई एम नोन बाय हर, मैं उसके द्वारा जानी जाती हूँ। सिंपल है, बस यही करना है, ठीक है। सेकंड देखिएगा, द बॉय इज माई कज़न, यू सा द बॉय इन द मार्केट, जिस बॉय को तुमने मार्केट में देखा वो मेरा कज़न है। कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस इनटू रिलेटिव क्लॉज, इसको तुमको रिलेटिव क्लॉज में चेंज करना है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपन को सबसे पहले क्या बोलना पड़ेगा कि जो बॉय जो मेरा कज़न है वो क्या है, तुमने जिसे मार्केट में देखा। सबसे पहले अपन को सब्जेक्ट उठाना पड़ेगा। कभी भी डबल सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आपको ये द बॉय दिख रहा है और यहाँ पर द बॉय दिख रहा है, तो आपको इसको ऐसे बनाना है कि द बॉय हु, आपको यहाँ पर हु लिखना पड़ेगा, द बॉय हु यू सा। अब आपको सिंपली लिखना है कि द बॉय जिसे आपने देखा, यू सा इन द मार्केट, कहाँ देखा, इन द मार्केट, ठीक है। आपने मार्केट तक लिख लिया। मार्केट तक लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इज माई कज़न। तो मेरे वर्डों को ध्यान से सुनिएगा, द बॉय हु यू सा इन द मार्केट इज माई कज़न, ठीक है। तो ये जो सा है ये पीछे चला जाएगा, यहाँ इसके बीच में आ जाएगा क्या, हु, ठीक है। सिंपल सी बात है। आप फिर से मेरे वर्ड्स को सुनिएगा, द बॉय हु यू सा इन द मार्केट इज माई कज़न, ठीक है। अब आप लोग सेकंड देखिएगा, नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास देन ऑल स्टूडेंट स्टूड अप, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग एज सून एज का आपको प्रयोग करना है। तो आप कैसे करेंगे, एज सून एज, सबसे फर्स्ट में नो सूनर की जगह पे आप क्या लिखेंगे, एज सून एज लिखेंगे। फिर आपको इस सेंटेंस को क्या करना पड़ेगा, सिंपल बनाना पड़ेगा। कैसे, आपने यहाँ पर नो सूनर की जगह पे क्या लिखा, एज सून एज, है ना। तो एज सून द टीचर एंटर्ड, यहाँ पर आप ऐसे लिखिए, मैं आपको लिखकर बताती हूँ। आपको यहाँ पर नो सूनर की जगह पे क्या लिखना है, एज सून एज, आपने ये लिखा एज सून एज। फिर आपको ये दिख रहा है डिड द टीचर एंटर द क्लास, ये दिख रहा है। आपको बस ये करना है कि इसको सिंपल बनाना है। आप सिंपल कैसे बनाएंगे, डिड की जगह पर यहाँ पर आपको सेकेंड फॉर्म लगानी है, ठीक है। मतलब आपको लिखना है एज सून एज, आपने इतना लिखा। फिर इसके बाद आप लिखेंगे द टीचर एंटर्ड, आप क्या लिखेंगे, द टीचर एंटर्ड, क्या लिखेंगे, एंटर्ड। आपने क्या करते हैं, कभी भी आप जब क्या करेंगे, आप जब पास्ट इंडेफिनिट को इंटरोगेटिव से सिंपल में लेकर जाएंगे तो क्या करेंगे, सिर्फ डिड को हटाएंगे और यहाँ पर सेकेंड फॉर्म लिख देंगे। तो आपने इसको एंटर्ड लिखा, ENTERED द क्लास, और यहाँ से देन हटाकर ऑल द स्टूडेंट अप, क्या रहता है, ये देन हट जाता है दोनों सेंटेंस में, और बस ये नो सूनर की जगह पर आपका आ जाता है एज सून एज। और फर्स्ट सेंटेंस को हम क्या करते हैं, सिंपल, मतलब नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है आपका, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सॉरी, आई नो दैट ही इज एन इंजीनियर, मुझे पता है कि वो क्या है, एक इंजीनियर है। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज, आपको क्या करना है, अंडरलाइन जो मतलब अंडरलाइन है यहाँ पर, ये जो इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा क्लॉज है और आपको उस क्लॉज का नाम बताना है। तो यहाँ पर क्लॉज है आपका रिलेटिव क्लॉज, क्योंकि आप उसे जानते हो और इसमें बोला गया है कि वो एक इंजीनियर है, ये आपको पता है। तो यहाँ पर रिलेटिव क्लॉज आया है और यहाँ पर आप दैट से ही समझ जाइए कि ये कौन सा क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज है, ठीक है। फिफ्थ वाले देखिएगा, ही सेड टू मी वेयर डज अनुज लिव, उसने मुझसे कहा कि अनुज कहाँ रहता है, ठीक है। तो अब आपको इसको क्या करना है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, आपको इसको इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं चेंज करना है। तो आप कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले सेड टू का क्या हो जाएगा, सेड टू का आस्क्ड हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन पूछा है तो आपको आस्क्ड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे, देखिए आप लिखेंगे ही, सैड की जगह पे क्या हो जाएगा आपका आस्क्ड, क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपको ये दिया है मी, इसका आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो ही आस्क्ड, फिर इसके बाद टू मी लिखा था तो हम मी क्या यहाँ लिखेंगे, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, अनुज कहाँ रहता है। तो अब यहाँ पर आपको वेयर लिखना है, ही आस्क्ड मी। फिर इसके बाद आप क्या लिखेंगे, दैट लगाएंगे पहले तो आप, सॉरी
ही आस्क्ड मी दैट, आपने दैट लगाया, अब आपको क्या लिखना है, ये वेयर डज अनुज लिखा है ना, आपको क्या लिखना है, लिखना है यहाँ पर आपने इतना लिख लिया कि ही आस्क्ड मी दैट, आपने दैट तक लिख लिया। अब आपको कॉमा वगैरह कुछ नहीं लगाना है, ना ही आपको एपोस्ट्रोफी कुछ भी नहीं लगाना। आपको वेयर डज को क्या करना है, सिर्फ इतना काम करना है कि डज की जगह पे आपको डिड लिखना है। वेयर डिड अनुज लिव, वेयर डिड अनुज लिव, अनुज कहाँ रहता है, सिर्फ इतना काम आपको करना है, दैट्स इट। आप मेरे वर्ड को ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बोल रही हूँ। ही सेड टू मी, यहाँ पर बोला गया था ही सेड टू मी वेयर डज अनुज लिव, तो आप इसको बोलेंगे क्या, ही आस्क्ड मी दैट वेयर डिड अनुज लिव, और बस क्वेश्चन मार्क लगाकर इसको आप खत्म कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। इफ़ यू डोंट वर्क, अगर आप कठिन परिश्रम नहीं, इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं तो यू कांट पास दिस टेस्ट, आप इस टेस्ट को पास नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो रिराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस, आपको क्या करना है, अनलेस का यूज़ करना है। तो इस इफ़ की जगह पे आप अनलेस का यूज़ करिएगा। क्या करेंगे आप, अनलेस का यूज़, यहाँ पर आप इफ़ की जगह पर जब अनलेस का यूज़ करेंगे ना इसकी जगह पर, तो ये सेंटेंस पूरा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि अनलेस में जो है नॉट छुपा होता है, सबको पता है। तो आपने क्या लिखा, अनलेस, आपने लिखा अनलेस यू, अब ये डोंट वर्क हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि अब ये जो क्या बन चुका है, अब ये पहले से ही नेगेटिव बन चुका है, क्योंकि अनलेस में ही नहीं छुपा है, ठीक है। अनलेस यू वर्क हार्ड, अब आप लिखेंगे अनलेस यू वर्क हार्ड। अब कुछ बच्चे समझ रहे होंगे ये पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन ये पॉजिटिव सेंटेंस नहीं है, ये नेगेटिव ही है। इसमें ये बताया गया है कि अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, ठीक है, यू कांट पास दिस टेस्ट, फिर आप जैसे का तैसा इस सेंटेंस को लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस इतना सा काम है कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट में इफ़ की जगह पे क्या लिखना है, आपको इफ़ की जगह पे लिखना है आपको अनलेस, और पूरे जो सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस में उसमें डोंट को हटाकर सिर्फ नॉर्मल करना है सेंटेंस को। बस इतना सा काम था, इसमें अपन को कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं हुई। चलिए अब सेक्शन क्या देखते हैं अपन, सेक्शन डी देखते हैं अपन। सेक्शन डी में आपको सबसे पहले क्या दिया है, एक एक्सट्रैक्ट दिया है जिसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो भाई इसमें आपको पढ़ाने की ज़रूरत तो है नहीं, वैसे आपने एक्सट्रैक्ट पढ़े होंगे, लेकिन चलिए एक बार और अपन रीड कर लेते हैं कि इसमें बताया क्या गया है। इट सीम्स अ लॉन्ग वे डाउन, ऐसा लगता है कि बहुत दूर तक रास्ता गया है। दोज 9 feet वर मोर लाइक 90, ये 9 feet, ये 9 कदम अपन को 90 कदम जैसे लग रहे हैं। एंड बिफोर आई टच्ड वाटर माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, देखिए यहाँ पर बोला गया है आगे आपको, एक मिनट रुकिएगा। जैसे मैं अपने पैर को नीचे छूने की तरफ जाता, ऐसा लग रहा था मानो मेरे फेफड़े फट रहे हैं। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम आई summoned all my strength and made what I thought was a great spring upward, देखिए यहाँ पर बोला गया है अब, और जैसे ही उसने अपने जो पैर है उसको नीचे की तरफ किया, मतलब नीचे की तरफ पड़े, तो क्या हुआ, उसने उसकी सारी ताकत लगा दी। एंड आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, और उसको ऊपर की तरफ क्या देखा, एक बहुत बड़ा झरना। आई इमेज्ड, जैसे मैंने कल्पना की थी, आई वुड वॉक टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, इंस्टेड आई कम अप स्लोली, देखो जैसे उसने कल्पना की थी कि मैं धीरे धीरे जो हूँ कर्क की तरफ झुक जाऊँ, लेकिन इंस्टेड ऑफ आई कम स्लोली, और बजाय इसके उसने सोचा था कि मैं कर्क की तरफ जल्दी से झुक जाऊं, तो उसकी जगह उसने क्या किया, धीरे धीरे नीचे आया, ठीक है। आई ओपन माई आई एंड सा नथिंग बट वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंग टू इट, देखिए बोला गया है जैसे ही उसने अपनी आंखों को खोला उसे कुछ नहीं दिखा, पानी, उसे चारों तरफ जो है पानी पानी दिखा, वो भी कैसा, दैट हैड अ डर्टी येलो टिंग टू, उसको गंदा पीला पानी दिखा। आई ग्रो पैनिकली, मैं बहुत घबरा गया था। आई रीच्ड अप एज इफ अ ग्रैप ऑफ अ रो, माई हैंड्स क्लस्ड ओनली एट वाटर, देखिए बताया गया है कि मैं ऊपर की तरफ खिंच रहा था, मानो मुझे कोई रस्सी जो है ऊपर की तरफ खिंच रही, लेकिन मेरे हाथ में सिर्फ पानी पानी था। आई वॉज, यहाँ पर बोला गया है आगे, आई वॉज अ सफोकेटिंग, आई ट्राई टू एट एल but no sound came out, then my eyes and nose come out of the water but no, not my mouth, और उसको कैसा लग रहा था, सफोकेटिंग लग रहा था बहुत, उसका आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था, और मैं क्या कर रहा था,
मैंने चिल्लाने की कोशिश करी तो मेरे मतलब मुंह से आवाज़ नहीं निकली, और जैसे ही उसने अपनी आंखें और नाकों को पानी से बाहर किया, मतलब नाक और आंख को निकाला, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह नहीं निकला। आई फ्लैट एट द सरफेस ऑफ द वाटर सॉलोड एंड चॉक्ड। देखिए यहाँ पर बोला गया है मैं पानी में बहुत लड़खड़ा गया था, और क्या हुआ था, सॉलोड मतलब पानी अंदर जा रहा था और मैं चौंक हो चुका था। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग अप, और मैं अपने ट्राई कर रहा था कि अपनी लेग को, अपनी मतलब जो पैर है उनको निकालने की कोशिश कर रहा था, बट देन हैंग एज डेड वेट। ऐसा लग रहा था उनका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। डेड वेट मतलब होता है बहुत बड़ा हुआ वेट। पैरालाइज्ड एंड रिज्ड, और कैसा फील हो रहा था उसको, जैसे पैरालाइज्ड हो चुका है वो। पैरालाइज्ड मतलब समझते हैं, लकवा लग जाता है ना, तो उसमें पैर जो है भारी हो जाते हैं। आई ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, और मैं क्या कर रहा था, बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा था उसको कि कोई जो ताकत है वो मुझे अंदर की तरफ खींच रही है। आई स्क्रैम्ड बट ओनली द वाटर हेड मी। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। देखिए बोला गया है कि मैं जैसे जैसे जो है वो चिल्लाया, स्क्रीम, वो बहुत चिल्लाया, लेकिन पानी ही उसकी बात सिर्फ सुन रहा था। और उसने क्या किया, पानी में ही एक अपनी लंबी यात्रा को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सो दैट वाज अ एक्सट्रैक्ट। चलिए अब हम इसके जो है आपके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। व्हाट इज द नरेटर इंटियर एक्सपेक्टेशन व्हेन रीचिंग द बॉटम ऑफ द पूल। जैसे ही वो पूल के नीचे पहुंचा, मतलब पानी के बिल्कुल तली में पहुंचा, तो उसके एक्सपेक्टेशन क्या थी, टू मूव द सरफेस लाइक अ कॉक, टू फाइंड अ रोप टू होल्ड ऑन टू रिमेन एट द बॉटम, टू सी क्लियर ब्लू वाटर। तो उसका जो है एक्सपेक्टेशन क्या था कि उसको क्या मिले, एक रोप मिले जो इसे खींच के वो बाहर निकल सके। तो सेकंड आंसर इसका राइट आंसर है। अब आप देखिएगा सेकंड वाला आपका, हाउ डज द वाटर अपियर टू द नरेटर व्हेन ही ओपन्स हिज आइज अंडर वाटर। उसने अपनी आंखें जो पानी में खोली थी, मतलब जैसे उसने अपनी आंखों को पानी के अंदर खोला था, तो उसको कैसे लग रहा था, क्रिस्टल क्लियर डर्टी येलो टिंग, या फिर डार्क एंड मर्की, या फिर सिमिलर ब्लू। तो यहाँ पर उसको कैसा दिख रहा था, डार्क दिख रहा था, या फिर उसको येलो कलर का डर्टी गंदा सा पानी दिख रहा था। तो आंसर है आपका डर्टी येलो टिंग, उसको गंदा सा पानी दिख रहा था। थर्ड है व्हाट हैपेंड व्हेन द नरेटर ट्राइज टू येल अंडर वाटर। वो जो नरेटर था, जैसे ही वो अपने जो नरेटर था वो पानी से निकलने की कोशिश कर रहा था, तो क्या हो रहा था, अ लाउड स्क्रीम इकोज थ्रू द पुल, या फिर नो साउंड कम आउट द दे हेयर देयर ऑन वॉइस क्लियरली, द वाटर मफलेस देयर वॉइस। देखिए यहाँ पर बोला गया है, देखिए थर्ड क्वेश्चन में सिर्फ इतनी सी बात पूछी गई है कि जब वो चिल्लाते हैं पानी के अंदर तो क्या साउंड निकलता है, क्या उनका साउंड जो है पूल में गूंजता है, क्या कोई साउंड ही नहीं निकलता है, या सिर्फ उनका साउंड उनको ही सुनाई देता है, या फिर जो है पानी उनका साउंड सुनती है। तो भाई आंसर ये था कि नो साउंड कैम आउट। आप एक्सट्रैक्ट में भी पढ़ सकते हैं, उसमें साफ लिखा था कि वो पानी के अंदर चीख देते हैं लेकिन उनको सुनाई कुछ नहीं देता है, उनका आवाज़ कुछ नहीं निकलती। व्हाट डज द नरेटर अटेम्प्ट व्हेन ही रीच अप इन द वाटर। वो पानी में पहुंच जाते हैं, पानी के अंदर, तो वो क्या अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, बताइए। ही सक्सेसफुली ग्रैब अ रोप, उनको मतलब रस्सी मिल जाती है, या फिर हिज हैंड्स क्लस्ड ओनली एट वाटर, या फिर ही फील्स द वेट ऑफ अ रोप स्लीपिंग अवे, या ही इनकाउंटर्स अ सॉलिड सरफेस। तो आंसर बच्चा ये है कि उनके हाथ सिर्फ पानी पर टिके हुए होते हैं और कुछ नहीं होता है उनके साथ। ठीक है, फिफ्थ वाला देखिए, हाउ डज द नरेटर डिस्क्राइब द सेंसेशन ऑफ हिज लेग्स अंडर वाटर। उनने मतलब कि जो नरेटर होते हैं, जो बता रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी लेग को कैसे सेंसेशन में बताया है कि उनकी लेग का जो वेट है पानी के अंदर वो कैसा है, लाइट, वाउएंट, या फिर पैरालाइज्ड एंड रिज्ड, या फिर स्विफ्टली प्रोपरली दैम अपवर्ड्स, या फिर टैंगलेंड इन सीवर्ड्स। तो आंसर है बच्चों आपका पैरालाइज्ड एंड रिजिड। मतलब उनको ऐसा फील होता है पानी के अंदर, जो उसके लेग होते हैं ऐसे फील होता है जैसे पैरालाइज्ड हो गए हों और बहुत वजनी हो गए हों। ठीक है, चलो क्वेश्चन 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है बच्चों, सबसे पहले दिया है आपका कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको इसको एक्सट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ना है, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर देने हैं ना। तो फर्स्ट में लिखा है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी would not harm whales and that man gathering salt would look at his right hand।
देखिए फिशरमैन जो ठंडे समुद्र में जो व्हेलों को नुकसान नहीं करेगा, जो मछुआरा, दैट मैन गैदरिंग सॉल्ट, और जो एक मतलब व्यक्ति क्या कर रहा है, नमक को इकट्ठा कर रहा है, वुड लुक एट हिज हाइट हैंड, वो अपने घायल हाथों को आगे बोला गया है कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स विथ गैस, वॉर विथ फायर, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, जो आपके इन युद्धों में भी तैयारियां कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं इन युद्धों के लिए, और क्या कर रहे हैं, विक्ट्री की तैयारी कर रहे हैं सर्वाइवर करके। फिर इसके बाद आपको बोल रहे हैं कि वुड पुट नॉट क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स, और क्या कर रहे हैं, सफ़ेद क्लीन कपड़े पहनकर अपने भाइयों के साथ जो है चल रहे हैं। बस इतनी बात इसमें कही है। एक्सट्रैक्ट का फुल मीनिंग तो नहीं बोला गया है। इन द सैड एंड डूइंग नथिंग, और क्या कर रहे हैं, छाँव में बैठे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो अब इसके ना क्या करना है, आपको क्वेश्चन आंसर करना है। ये जो पोएम एक्सट्रैक्ट आया है वो 3 नंबर का है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि हु इज़ द पोइट ऑफ द अबव लाइन्स, इन लाइनों का पोइट कौन है। सबसे पहले आपको क्या दिया है, इसमें 3 से 4 अल्टरनेटिव दिए हैं आपको। फर्स्ट में दिया है क्या, कमला दास, या फिर पवलो नेरुदा, या फिर स्टेफन, या फिर आपका जॉन कीट्स। तो इनका आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या है, इसके एक्सट्रैक्ट के इस पोएम की लाइनों के जो है राइट पोइट कौन है, सॉरी। तो इसके आंसर ये है, इसकी पोइट कौन है, जॉन कीट्स। सेकेंड है, व्हाट इज़ द आउटकम डिजायर्ड बाय दोज हु एंगेज्ड इन वॉर विद गैस एंड फायर। यहाँ पर बोला गया है कि आपका उनकी इच्छा क्या है, जो वॉर और विथ गैस और फायर के लिए, मतलब कि जो है वॉर के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये इसका आंसर क्या होगा, विक्ट्री विथ सर्वाइवर। ठीक है, और आगे देखिएगा थर्ड वाला क्या है, What would the fisherman in the cold sea refrain from doing? वो जो फिशरमैन है वो क्या कर रहा है, हार्सिंग वेल्स, प्रिपेयरिंग ग्रीन वॉल्स, पुटिंग क्लीन क्लॉथ्स, या फिर गैदरिंग सॉल्ट। हार्सिंग वेल्स, ये है इसका सही आंसर। ठीक है, अगर इसको अलग से पढ़ना है तो आप अलग से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट आगे दिया है, व्हाट दिस मोमेंट द डोर ओपन एंड सी लुक्ड आउट, जैसे उस दरवाजा खुला और उसने उसे देखा, सी लुक्ड आउट अ डार्क ब्लू बोलन हेओरी ओवर हर किमोनो, देखना उसने क्या पहना था, एक डार्क ब्लू कलर का ऊनी सा क्या पहना था, हाउरी पहना था। सी केम टू हिम इफेक्शनली वट पुट हर आर्म थ्रू हिज एज ही स्टूड। देखिए यहाँ पर बोला है कि जैसे वो अंदर, सी कैम टू हिम, वो उसके पास आई उस लड़के के, और क्या बड़े स्नेहपूर्वक उसने अपने हाथ को उसके ऊपर रखा जहाँ वो खड़ा हुआ था, एंड स्माइल एंड सेड नथिंग, उसने स्माइल किया और कुछ नहीं बोला। ही हैड मेट हाना इन अमेरिका, वो हाना से कहाँ मिला था, अमेरिका में। बट ही हैड वांटेड टू फेल इन लव विथ हर अंटिल ही वाज श्योर शी वाज अ जापानी, है ना। तो यहाँ पर बोला गया है कि वो हाना से अमेरिका में मिला था, लेकिन उसने जब तक वेट किया था, वेटेड टू फेल इन लव विथ हर, कब तक वेट किया, जब तक उसको ये श्योर नहीं हो गया कि वह क्या है, जापानी है। हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव हर अनलेस ही हैड बीन प्योर इन हर रेस। देखो उसके पिताजी हैं जो थे, जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करते, जब तक उसको प्राप्त नहीं करते, जब तक वो उसकी जाति में शुद्ध ना हो जाती। ही वॉन्डर्ड ऑफन whom he would have married if he had not meet हाना। वो अक्सर ऐसा घूमते घूमते सोचता रहता था कि अगर हाना नहीं होती तो मैं किससे शादी करता, मेरी किस्मत में क्या होता। एंड वाई वॉट लक ही हैड फाउंड हर इन द मोस्ट कैजुअल वे, वाई चांस लिटरली एट एन अमेरिका प्रोफेसर हाउस। फिर उसको लकीली, बड़ी किस्मत के साथ वो उसको कहाँ मिलती है, बहुत ही कैजुअली वे में उसको कहाँ मिलती है, वो अमेरिका के प्रोफेसर हाउस में, जहाँ पर जो कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं उस घर में वो उसको मिलती है। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल एंड एक्सियस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरगन स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर, जहाँ पर वो जो प्रोफेसर थे और उसकी जो पत्नी थी वो बहुत ही काइंड पीपल थे, बहुत दयालु लोग थे, दयालु लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे, और मतलब वो अपने जो फॉरगन स्टूडेंट थे, जो विदेशी बच्चे थे, उनके लिए कुछ कर रहे थे। एंड द स्टूडेंट थॉट बोर्ड एंड हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस।
लेकिन धीरे धीरे जो स्टूडेंट थे वो उससे ऊब हो गए थे एंड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, और उन्होंने उनकी दयालुता को क्या किया था, एक्सेप्ट कर लिया था। सडाउ हैड ऑफन टोल्ड हनाना हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्लीज हाउस दैट नाइट, द रूम वर सो small and that food so bad, the professor was so valuable, but he had gone and there he had found हाना। सडाऊ जो था वो हाना को अक्सर बताता रहता था कि उसके नियर में जो प्रोफेसर का घर था वो उस रात को वहाँ नहीं गया था, क्योंकि उसके घर जो प्रोफेसर का घर था वो बहुत छोटा था, उसके रूम भी बहुत छोटे थे और वहाँ का खाना बहुत ज़्यादा गंदा था, उसकी वाइफ जो थी बहुत ही गंदी थी। बट वह गया था, क्यों गया था यहाँ पर वो भी बताया है कि ही हैड फाउंड हाना, वहाँ उसको कौन मिली, हाना मिली, एक नई छात्रा, एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ इट वर एट ऑल पॉसिबल, अगर संभव हो सके तो वो उससे क्या करेगा, स्नेह करेगा, प्यार करेगा। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं जो कि 4 नंबर के हैं आपके। देखिए फर्स्ट में ही लिखा है आपका, क्या लिखा है फर्स्ट में, वेयर डिड सडाउ मीट हाना फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम जो है जो सडाउ था उसको जो हाना थी वो कहाँ मिली थी, अमेरिका में मिली थी। सेकंड देखिए, व्हाट डज द टैक्स रिवील अबाउट द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ, कौन से टैक्स रिवील हुए थे, दे वर स्ट्रिक्ट एंड अनवेलकमिंग, या फिर दे वर indifferent to foreign student, या फिर they were kind and wanted to help foreign student, या फिर they were solely focused on their American student। देखिए यहाँ पर आंसर है they were kind and wanted to help foreign student, वो क्या थे, बहुत दयालु थे और वो अपने जो है फॉरेन स्टूडेंट की हेल्प करना चाहते। थर्ड है, वाई डिड सडाउ ऑलमोस्ट नॉट गो टू प्रोफेसर हार्लीज हाउस दैट नाइट, क्यों जो है प्रोफेसर हार्ली के घर जो सडाउ था वो नहीं जाना चाहता था, नहीं गया था, बिकॉज द प्रोफेसर वाज अनफ्रेंडली, जो प्रोफेसर थे वो अनफ्रेंडली थे इसीलिए, या फिर बिकॉज द रूम वर टू स्मॉल, जो रूम थे वो बहुत छोटे थे, या फिर बिकॉज द फूड वाज एक्सीलेंट, क्योंकि फूड बहुत अच्छा बना था, या फिर बिकॉज द प्रोफेसर वाइफ वाज वैल्यूबल एंड द रूम वर स्मॉल, मतलब प्रोफेसर की वाइफ जो थी बहुत ही अजीब बिहेव करती थी और जो रूम थे बहुत छोटे थे। तो आंसर है आपका डी वाला, ठीक है। ये आपको डायरेक्टली आपको जो है एक्सट्रैक्ट में मिल जाएगा कि जो सडाउ था वो इसलिए नहीं गया था क्योंकि जो प्रोफेसर की वाइफ था उसका बिहेवियर भी अच्छा नहीं था और जो रूम थे वो बहुत छोटे थे। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है कि व्हाट इज हयाना वेयरिंग व्हेन शी ओपन द डोर टू सडाउ। जो हाना था उसने क्या पहना हुआ था जब उसने सडाउ के लिए गेट खोला था, रेड किमोनो, या फिर डार्क ब्लू बुलेन हायोरी, या फिर वाइट सिल्क रोप, या फिर ग्रीन युकाटा। तो आपको आंसर है बी वाला, डार्क ब्लू बुलेन हाउरी बोल रही हूँ, हाउरी। और ये आपको फर्स्ट लाइन में मिल जाएगा कि उसने जब गेट खोला था तो उसने ये पहना था। आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, इसमें आपको कितने 30 वर्ड्सों में दो नंबर के क्वेश्चन है, आपको एनी 5 करने, मतलब 5 करने। तो क्या है सबसे पहले, व्हाट डिड फ्रांस नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे। सेकंड क्वेश्चन है, इन द लेसन द लॉस्ट स्प्रिंग हु इज मुकेश, व्हाट इज हिज ड्रीम, उसका ड्रीम क्या था, ठीक है। थर्ड वाला है आपका कि व्हाट इज द मिस एडवांटेज द विलियम डगल स्पीक आउट। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि वाई वाज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर, ठीक है। आगे देखिए 5th वाला क्वेश्चन क्या है बच्चों। 5th वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट, यहाँ पर बोल रहा है कि व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन द जेमिनी स्टूडियो। और 6th वाला है व्हाट वर द ऑप्शन द शॉप न्यू वाज ड्रीमिंग ऑफ। देखिए यहाँ पर आपको एनी 5 करने, 6 क्वेश्चन ना करके आए, बहुत गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड। आपको 30 वर्ड्स में क्वेश्चन देने, एनी 3, ये भी 2 नंबर के हैं तो आराम से करिएगा। व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एग दैट द पोएट फील्स, माई मदर एट 66, यहाँ पर ये इससे लिया गया है। और सेकेंड है, व्हाट प्लेजर डज अ ब्यूटिफुल थिंग गिव अस, अ थिंक ऑफ ब्यूटी में से लिया गया है। वाई डज द पोएट कॉल द कार सेल्फिश, पोएट ने कार को सेल्फिश क्यों कहा। रोड साइड स्टैंड बोले तो ये इस पोएम में से लिया गया। और फिर इसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बॉर मेंशन इन द पोएम कीपिंग क्वाइट, ये यहाँ पर पोएम का नाम, जो पोएम थी उसमें कौन कौन से
वॉर को मेंशन किया है, तो ये तो आपको एक्सट्रैक्ट में से मिल जाएगा। इसी के पेपर में इसी में ये दोनों चीज़ें आपको दी गई है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इन्हीं क्वेश्चन आंसर में से आना है। क्वेश्चन आंसर आपके बहुत कम नंबर के आने हैं, तो आप पोस्टर, नोटिस और पैराग्राफ राइटिंग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि उनमें बहुत सारे नंबर आपके छुपे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में भी आपको कुछ सेंट्रल आइडिया दिया है, माई मदर एट 66 में से या फिर अ थिंग ऑफ ब्यूटीफुल में से। ठीक है, तो इनमें से आपको 3 नंबर का कोई सा भी करना है। सेंट्रल आइडिया तो आप पोयम में से कर ही लीजिएगा, जो कि इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं हम सेट वी के साथ।